हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे आप सबको पता है हम क्लास 9th की वीडियोस को बना रहे हैं और चैप्टर का नेम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। पिछली वीडियो में मैंने इस टॉपिक का पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आज हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो प्लीज अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हु कुड हंट। अगर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम हंटिंग कैसे बोल सकते हैं? तो फॉरेस्ट में हंटिंग कौन करते होंगे और उसको इस चैप्टर में पढ़ने की क्या जरूरत है? तो चलिए हम पढ़ते हैं। द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। कहते हैं, जो न्यू फॉरेस्ट लॉज बने थे, अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि फॉरेस्ट एक्ट कब आया था। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट लॉज बने थे उन्होंने किन की लाइफ बदल दी थी? फॉरेस्ट ड्वेलर्स की। फॉरेस्ट ड्वेलर मींस जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, या हम जिनकी बात कर सकते हैं जिनकी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो उन लोगों की लाइफ पे बहुत ज्यादा असर हुआ जब ये फॉरेस्ट लॉज इंप्लीमेंट किए गए। किसने किए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। Before the forest laws, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges, and a variety of small animals. कहते जब फॉरेस्ट लॉ नहीं आए थे तब लोग क्या करते थे? लोग क्या करते थे फॉरेस्ट में? हंट करते थे। किसको हंट करते थे? डियर को करते थे। पैट्रिजेस, मैंने आपको एक फोटो दी हुई है, इस बर्ड को बेटा हंट करा करते थे। और स्मॉल स्मॉल एनिमल्स, रैट हो गए, रैबिट हो गए, इनका शिकार करते थे लोग। This customary practice was prohibited by the forest laws, and those who were caught hunting were now punished for poaching. अब क्या होता था? अब ये जो शिकार करते थे ये लोग, फॉरेस्ट पीपल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इस चीज के ऊपर पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। और ये भी कहा गया कि जो शिकार करेगा या जो हंटिंग करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी पोचिंग के लिए। पोचिंग क्या होता है? किडनैपिंग के लिए, कि आपने छुप कर या किसी जानवर को किडनैप करके मारा है, उस चीज के लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कौन देगा पनिशमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी। While the forest laws deprived people of their customary right to hunt, hunting of big game become a sport. अब क्या हो रहा था? फॉरेस्ट लॉज ने फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, हमारे इंडियंस पीपल को तो मना कर दिया था कि आप हंट नहीं कर सकते हो। बट एक तरफ क्या हो रहा था कि हंटिंग करना एक स्पोर्ट भी बन चुकी थी। शिकार करना एक खेल बन चुका था लोगों के लिए। अब ये क्या बात हुई? आपको कुछ अजीब सा लगा? तो चलिए मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। In India, hunting of tigers and other animals had been part of the culture of court and nobility for centuries. अब आप थोड़ा सा पुराने जमाने की स्टोरीज याद करो। कहते इंडिया में टाइगर्स का शिकार करना या बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करना हमारा एक कल्चर हुआ करता था। अब आप देखो, किसी, आपको याद होगा पुराने राजा महाराजा शेर का शिकार करते थे, चीता का शिकार करते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये राजा अगर शेर को मार सकता है, हाथी को मार सकता है, तो ये बहुत पावरफुल होगा। तो ये उनका कल्चर रिप्रेजेंट करता था। कोर्ट की बात होगी, कोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। जो बड़े बड़े एम्परर्स के होते थे उनकी बात कर रहे हैं। नोबिलिटी मींस जो उनके रिलेटिव्स होते थे, किंग कैटेगरीज जो होती थी, उन लोगों का ये कल्चर माना जाता। Many Mughal paintings show princes and emperors enjoying a hunt, but under princes जो उनके emperors हैं वो शिकार को बहुत enjoy करते हैं। और ब्रिटिश टाइम की बात करें तो हंटिंग बहुत ज्यादा स्केल में होनी शुरू हो गई थी। इतनी ज्यादा स्केल में होनी शुरू हो गई थी कि कई स्पीसीज, कई एनिमल्स तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके थे, बिल्कुल खत्म हो चुके थे। They believe that by killing dangerous animals, the British would civilize India. अब ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि अगर हम शिकार करेंगे, बड़े बड़े एनिमल्स को मार देंगे, इससे क्या होगा? इंडिया जो है वो एक सिविलाइज्ड कंट्री बन जाएगी। वाइल्ड एनिमल्स, उनको लगता था कि ये सब शिकारी करते रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं इस देश में बहुत ज्यादा, हम उनको मार देते हैं और इंडिया को सिविलाइज बनाते हैं। हमारे दिमाग में उन्होंने ये चीजें डाल दी थी कहीं ना कहीं। They gave rewards for the killing of tigers, wolves, and other animals on the ground that they posed a threat to cultivators. अब क्या कहते थे? अब लोगों को मनाने के लिए, कि लोगों को ये कहने के लिए कि आप इनको मारो, तो क्या होगा? लोगों, इंडियन के लोगों को क्या था? रिवॉर्ड्स की कमी थी, पैसों की कमी थी। अब वो कहते थे जो टाइगर्स को, वॉल्फ को या बड़े बड़े एनिमल्स को मारेगा, हम उसको रिवॉर्ड दिया करेंगे। वो कहते थे कि ये हमारी कल्टीवेशन के लिए थ्रेट है, हमारी क्रॉप्स फेलियर हो जाएंगी, क्योंकि अगर एनिमल्स यहाँ पे आ गए, इससे अच्छा हम इनको मरवा देते हैं और लोगों को कहेंगे कि जो इनको मारेगा हम उनको रिवॉर्ड देंगे, पैसे देंगे, मेडल्स देंगे, खाना देंगे, सब कुछ देंगे उसको। अब क्या हुआ? Over 80,000 tigers and 150,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for reward in the period
1875 to 1925, gradually the tiger came to be seen as sporting trophy. अब क्या हुआ, जब लोगों को पता लगा कि रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे 1875 टू 1925 के पीरियड में कितने एनिमल्स को लोगों ने मारना शुरू कर दिया, और टाइगर को मारने के लिए तो एक ट्रॉफी भी मिला करती थी। सीरियसली, मतलब अपने फायदे के लिए ब्रिटिशर्स देखो क्या क्या हम लोगों से करवा रहे थे। The Maharaja of Sarguja alone shot 1,157 tigers and 2,000 leopards up to 1957. मैंने महाराजा ऑफ सरगुजा की फोटो भी लगाई है। इन्होंने अकेले में देखा जाए तो 1200 के करीब टाइगर्स और 2000 के करीब लेपर्ड्स को मार दिया था। एंड अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल किल्ड 400 टाइगर्स। ये जॉर्ज यूल अंकल की भी फोटो लगा दी है मैंने। एंड ही अलोन किल्ड द 400 टाइगर्स। तो आप ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा डेंजरस, कितना ज्यादा माहौल खराब कर दिया था इन्होंने, हंटिंग को अलग डायरेक्शन दे दी थी हमारी। तो अब क्या किया इन्होंने, initially certain areas of forest were reserved for hunting. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not to be killed. अब क्या हुआ, आपको याद होगा रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, इन्होंने फॉरेस्ट को भी रिजर्व किया हुआ था, कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो उन्होंने लोगों को कहा था कि आप सिर्फ इस एरिया से ही हंटिंग कर सकते हो, रिजर्व कर दिए। बट कुछ टाइम के बाद लोगों को लगा, जो कंजर्वेशन, साइंस ऑफ कंजर्वेशन पढ़ रहे थे या इन्वायरमेंट के लिए स्टडीज कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हम चीज गलत कर रहे हैं, ऐसे तो हमारी सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। और देखा जाए इंडिया से तो चीता गायब भी एक तरह से हो चुका है। आज भी जो हमारे इंडिया में जो चीताज आए हैं, हम उनको इम्पोर्ट करके ला रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हंटिंग का कल्चर चल रहा था, मिडीवल पीरियड में हो रहा था, और ये उसके लिए एक हमें रिवॉर्ड देना और लोगों का उसके लिए काम करना, उससे क्या हुआ, स्पीसीज जो थे वो खत्म हो चुके थे। तो लोगों को लग रहा था हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। तो ये था आपका हु कुड हंट। अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे बेटा, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस। अब क्या हो रहा था, आपको याद है मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसको स्टॉप किया था, कि जब उन लोगों ने हमारी कल्टीवेशन पे डालना शुरू कर दिया, हमारी रिसोर्सेज छीन ली, तो कुछ लोगों ने सोचा था कि चलो हम रिबेल कर देंगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो भाई अब ऑक्यूपेशन चेंज कर लेंगे, हम इनके साथ क्या लड़ेंगे। ठीक है, तो रिबेलियन वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि क्या न्यू एम्प्लॉयमेंट, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आई। While people lost out in many ways after the forest department took control over the forest, some people benefited from the new opportunities that opened up in trade. कहते हैं, कुछ लोग तो हार मान चुके थे, कुछ लोगों को लगा था कि भाई अब ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बट कुछ लोगों ने इस चीज को अपनी अपॉर्चुनिटी मानी कि ठीक है, अगर हमारा यहाँ का काम नहीं बन पा रहा, तो क्यों ना हम ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं। With a growing demand for rubber in the mid 19th century, the Munduruku people of the Brazilian Amazon, who lived in villages on high ground and cultivated manioc, began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. अब क्या हुआ, इन्होंने छोटी सी एग्जांपल डाली, आप भी ऐड कर सकते हो बेटा, कि रबड़ की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही थी उस टाइम अमंग द ब्राजील, तो लोगों ने क्या किया, वहां जाके फॉरेस्ट को कट करना शुरू करा, वहां से हम कह देंगे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, मेनियोक ट्री, मेनोक फ्रूट जो होता है ट्री को कल्टीवेट करना शुरू किया, और उसमें से लेटेक्स, जो हम कहते हैं रबर ट्री में से लेटेक्स निकाल के आगे ट्रेडर्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि रबड़ की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही। So gradually they descended to live in trading post and become completely dependent on traders. और हम देखेंगे धीरे धीरे लोग क्या थे, वो अपना फॉरेस्ट सोसाइटी को छोड़ के, एक तरह से हम कहेंगे फॉरेस्ट अपने कल्चर को छोड़ के धीरे धीरे ट्रेडर्स बनते जा रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। From the medieval period onwards, we have recorded of Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums, and resins to nomadic communities like the Banjaras. कहते हैं ये सिर्फ ब्रिटिश टाइम से नहीं चल रहा, ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रेडिंग तो मिडीवल टाइम से भी हो रही थी। अगर हम याद रखें तो बंजारास जो होते थे, आदिवासी जो होते थे, वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए लेकर आते थे, सिल्क वॉर्म्स ले आए, आइवरीज, हाथी के दांत लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट स्पाइसेस ला रहे हैं, डिफरेंट तरह की गम्स, फ्रूट्स आ रहे हैं। तो ये सब चीजें पहले भी चलती होती थी। बंजारास, आदिवासी या लोग जो इधर उधर ट्रेडिंग करते थे, वो भी पहले कभी राजा महाराजों के लिए गिफ्ट हो गए या इधर से उधर ट्रेड किया जाता था इन चीजों का। बट विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, however trade was completely regulated by the government. बट कहते जब ब्रिटिशर्स ने एंट्री ली थी इंडिया में, तो ट्रेड जो था वो बिल्कुल किसके कंट्रोल में आ चुका था, गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट के अंडर,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular area. अब क्या हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा भाई इंडिया तो ट्रेडर में भी आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स, अपनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को कहा कि आप जाओ इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सर्च आउट करो और आप उनकी चीजों को ट्रेड करना शुरू करो। और उन्होंने उनको ही अकेले, सोल होते अकेले, उन्हीं को अथॉरिटी दे दी, उन्हीं को राइट्स दे दिए ये काम करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ? ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय द लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड। अब जो लोग फॉरेस्ट में ग्रेजिंग करवाते थे या शिकार करते थे वो भी बंद करवा दिया गया। In the process, many pastoralists and nomadic communities like the Korawa, Karacha, Yurukula of Madras Presidency lost their livelihood. अब जो इन लोगों ने देखा जाए तो पहले जो ये कम्युनिटीज हुआ करती थी, पहले वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे या फॉरेस्ट सोसाइटी में डील करती थी। अब जब वो ट्रेडिंग के लिए आए तो वो भी उनसे छीन लिया गया, तो देखा जाए उनकी पूरी लाइवलीहुड ही डिस्ट्रॉय कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सम ऑफ देम बिगिन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स। उनमें से कुछ लोगों को, इन इन कम्युनिटीज को तो क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दे दिया था। और उनको कहा जाता था कि अगर आप ग्रेजिंग करोगे, छुपकर हंटिंग करोगे तो हम आपको पनिशमेंट देंगे, और उनको फोर्स किया जाता था कि चलो अब तुम्हें ये कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई फॉरेस्ट सोसाइटी का काम नहीं करना, आपको जबरदस्ती फैक्ट्रीज में काम करवाया जाएगा, माइंस में, प्लांटेशन में, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हें पूरा सुपरवाइज करेगी। ठीक है, अब आप ये इमेजिन करो कि दूर किसी देश में भेज दिया गया कि जाओ उस वहां की कंट्री का प्लांटेशन करो, या इंडिया में जो इंडस्ट्रीज बन रही थी उनमें काम पे लगा दिया, जबरदस्ती लोगों से काम चल रहा था। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव वेलबींग फॉर द पीपल। कहते जरूरी नहीं होता, देखा जाए कि हर नई चीज आपके लिए खुशियां लेकर आती है। वैसे इंडियंस लोगों के लिए था, जो लोग ट्रेडिंग भी कर रहे थे उनके लिए हर टाइम बेड ऑफ रोजेस नहीं थे उनके लिए। In Assam, both men and women from forest communities like Santals, Orons from Jharkhand, Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation. कहते हैं अगर हम असम की बात करें तो बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज थी जहाँ पे मेन एंड वुमेन लाइक संथल्स हो गए, ओरोन्स हो गए झारखंड के, गॉन्स हो गए, उनको टी प्लांटेशन में भेज दिया गया था कि आप जबरदस्ती वहां जाके काम करोगे, मतलब फोर्सफुली उनसे काम होना शुरू हो गया था कि तुम्हें ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फॉरेस्ट कल्चर में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हम अपने आप देख लेंगे। उनसे जबरदस्ती प्लांटेशन का काम होना शुरू हो गया। देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशन ऑफ वेरी बैड। अब देखो इतना जबरदस्त उनसे काम करवा रहे हैं, बट अगर हम सैलरी की बात करें, वेजेस की बात करें तो वो बहुत कम थी। प्लस जो उनकी कंडीशंस थी, जो उनकी वर्क कंडीशंस थी, वो बहुत ज्यादा पुअर थी। दे कुड नॉट रिटर्न इजिली टू देयर होम विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैड टू बी रिक्रूटेड। और उनको इजिली उनके एक घर भी नहीं भेजा जाता था, उनको जबरदस्ती कहा जाता था नहीं, अब यही तुम्हारा काम है, यहीं रहो, यहीं खाओ पियो जो करो, बट तुम वापस अब घर नहीं जा सकते। अब देखा जाए उनकी वर्क कंडीशंस पुअर है, सैलरी उनको नहीं मिल रही, घर पे उनको वापस नहीं भेजा जा रहा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें चारों तरफ से ही खोखला कर दिया। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपके साथ यूनिट 2 जो था वो पार्ट 2 बिल्कुल कंप्लीट कर दिए। हु कुड अर्न, न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खत्म कर चुके हम लोग। अब हम नेक्स्ट जब हम आपको मिलेंगे तो हम रिबेलियन का स्तर पढ़ेंगे, और वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या लोगों ने रिबेल किया था। बहुत हो गया, अब लोगों ने कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही था, तो फॉरेस्ट सोसाइटी ने कैसे स्टेप लिए होंगे। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म है बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, और जितनी भी वीडियोस है मेरी इस चैप्टर से रिलेटेड उनको प्लीज रिवाइज जरूर करिए। बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।